हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। हर एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो माना जाता है वो कौन सा है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। इसके अलावा सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेडिकल सर्जिकल नहीं आती है, ये तो आएगी आएगी। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट फर्स्ट आज अपन कुछ रेंडमली एमसीक्यू डिस्कस करते रहेंगे जब तक जो है आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट लिखा दो, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप ज़रूर देखें। उसके अंदर कुछ प्रोग्राम है, कमिटीज़ है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये सारा अपलोड कर रखा है मैंने। और उसके अलावा जो रह गया वो क्या है, डेमोग्राफिक डाटा है, वाइटल स्टैटिक्स है और एपिडेमियोलॉजी वाला जो चैप्टर है। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड रहता है, वो सारी चीज़ें मैं जो है एग्जाम से पहले आपके साथ वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, निम्न में से किसके द्वारा आसानी से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जाता है? तो इसमें आपको पूछा जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है पेप टेस्ट, ऑप्शन बी के अंदर मेमोग्राफी, ऑप्शन सी का मतलब है कोलोनोस्कोपी और ऑप्शन डी है सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कैंसर क्या होता है, कैंसर दो टाइप की रहती है कैंसरस सेल। एक होती है बेनाइन कैंसर सेल और दूसरी होती है मेटास्टेटिक कैंसर। कैसा रहता है? मेटास्टेटिक कैंसर। तो जो मेटास्टेटिक कैंसर होता है ये क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर फैलने की कैपेसिटी रखता है। वो कौन सा रहता है? वो रहता है मेटास्टेटिक कैंसर। जो क्या है, लोकल जगह पे रहता है, कैप्सुलेटेड रहता है। वो कैंसर कौन सा होता है? बेनाइन कैंसर। तो सबसे ज़्यादा जो घातक कैंसर कौन सा होता है? मेटास्टेटिक कैंसर। जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर स्प्रेड होता है उसको अपन बोलते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। इसके अलावा आपको कुछ टर्मिनोलॉजी से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कैंसर वाले चैप्टर से। तो आपसे पूछा जाता है, एक तो होता है सार्कोमा, है ना, एक होता है सार्कोमा। इसके अलावा होता है एक कार्सिनोमा, है ना, एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। इससे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बनते हैं। तो सार्कोमा क्या होता है, जो अपनी ब्लड जो रहता है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर होता है उसको अपन बोलते हैं सार्कोमा। और एपिथेलियल सेल का जो कैंसर रहता है सुपरफिशियली उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सार्कोमा किसको बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू जो अपने रहते हैं उसका जब भी कैंसर होता है, ब्लड भी कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो वो जो कैंसर रहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के उसको अपन बोलते हैं सार्कोमा। और एपिथेलियल लाइनिंग का जो रहता है कैंसर उसको अपन बोलते हैं कार्सिनोमा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो है बेनाइन और मेटास्टेटिक कैंसर आपसे पूछा जाता है। और जो है इसका जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो आप सबको पता है कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? मेमोग्राफी इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेमोग्राफी किसके अंदर परफॉर्म की जाती है? ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ये जो पेप टेस्ट लिखा है ये किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर के अंदर। किसके अंदर? सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो है सीए सर्विक्स होता है उसके अंदर पेप टेस्ट, पेप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और कोलोनोस्कोपी किसके लिए की जाती है? कॉलन के लिए। कॉलन किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइन के पार्ट का कोई भी कैंसर होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? कॉलोनोस्कोपी करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी किसके लिए की जाती है? अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसका जो लास्ट पोर्शन होता है सिग्मोइड कॉलन, तो उसका जो अगर कैंसर हो जाए तो वहाँ पे उसको विजुलाइज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। और कॉलन किसके लिए होता है? इंटेस्टाइनल पार्ट में कहीं पे भी अगर कैंसर होता है तो कॉलोनोस्कोपी से देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछे किसी भी कैंसर का कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, आपको जवाब देना है बायोप्सी। बायोप्सी जो होती है वो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो बायोप्सी की जाती है वो होती है एफएनएससी, है ना। एफएनएससी जो होती है फाइन निडल एस्पिरेशन जो टेस्ट होता है वो किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर के अंदर किया जाता है, जो इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट माना जाता है। और किसी भी कैंसर का जो है सेल का क्या है? साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है बायोप्सी के अंदर। तो बायोप्सी किसी भी कैंसर का कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? कीमोथेरेपी जो ड्रग है ये क्या है? एंटी कैंसरस ड्रग होती है, साइटोलाइटिक एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? साइटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? जब भी कीमोथेरेपी दी जाती है तो नॉर्मल और अबनॉर्मल सारी सेल को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे एजेंट पढ़ते हैं अपन, है ना। एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हैं, है ना, एंटी साइटोटॉक्सिक ड्रग पढ़ते हैं। वो सारी ड्रग क्या रहती है? कीमोथेरेपी ड्रग रहती है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है एलोपेसिया होता है, ऑप्शन बी कह रहा है वॉमिटिंग होती है, ऑप्शन सी कह रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर इसका क्या रहेगा? ए, बी और सी तीनों बातें इसके अंदर करेक्ट है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एलोपेसिया का मतलब होता है अपने जो हेयर रहते हैं हेड के, वो क्या है? आदमी को गंजा बना देता है कीमोथेरेपी।
ये बात बिल्कुल सही है। हेयर का लॉस होना क्या कहलाता है? एलोपेसिया कहलाता है। वॉमिटिंग जो है, ये जो ड्रग रहती है बहुत खतरनाक टाइप की ड्रग रहती है, और अपना जो ब्रेन के अंदर वॉमिटिंग सेंटर होता है जिसका नाम है CTZ सेंटर। क्या नाम है उसका? CTZ सेंटर, जिसका नाम दिया जाता है। इस सेंटर को जाते ही स्टिमुलेट करती है और मरीज को क्या होता है? वॉमिटिंग होती है। इस वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एग्जाम के अंदर आपको ये भी पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी ड्रग देने से पहले कितने टाइम पहले एंटी इमेटिक ड्रग दी जाती है। वॉमिटिंग को रोकने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? एंटी इमेटिक ड्रग। जैसे जो है इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, ऑन्डानस्टेरॉन करके एक जो है मेडिसिन आती है। ये जो है 30 मिनट पहले देते हैं, इसके बाद कीमोथेरेपी वाली ड्रग दी जाती है। तो ये भी टाइमिंग से MCQ कई बार पूछा हुआ है। कीमोथेरेपी ड्रग देने से पहले एंटीइमेटिक ड्रग जो है 30 मिनट पहले दी जाती है, उसके बाद है मरीज को कीमोथेरेपी वाली ड्रग दी जाती। इसके अलावा ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लिखा है, इसका मतलब है प्लेटलेट जो अपनी रहती है सेल, इसके सेल के काउंट कम हो जाते हैं कीमोथेरेपी ड्रग से। तो बिल्कुल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो होती है नॉर्मल और अबनॉर्मल सारी सेल को डिस्ट्रॉय करती है, तो प्लेटलेट को भी ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसी कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाली कंडीशन हो सकती है। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, विपल प्रोसीजर किस बीमारी में किया जाता है? विपल प्रोसीजर जो है ये कौन सी बीमारी में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, लंग कैंसर के अंदर, पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर और ल्यूकेमिया के अंदर। तो जो है ब्रेस्ट कैंसर जब भी होता है तो इसका जो ट्रीटमेंट या सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो सर्जरी क्या होती है? मास्टेक्टमी होती है। क्या होती है? मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी किसके अंदर परफॉर्म की जाती है? ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ये पार्शियल हो सकती है या फिर रेडिकल होती है। रेडिकल के अंदर सारा जो है मेजर और माइनर पेक्टोरिस मसल्स को भी साथ में लेते हैं, ब्रेस्ट के साथ में सब कुछ हटा दिया जाता है, वो होता है रेडिकल। और पार्शियल के अंदर कुछ पार्ट को हटाया जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं पार्शियल मास्टेक्टमी की जाती है। जब भी लंग कैंसर होता है तो लंग कैंसर के अंदर क्या होता है, कई बार जो है जैसे मान लो राइट लोब का जो है लंग्स का कैंसर है, तो फिर उस लोब को हटाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लोबेक्टमी। क्या बोलते हैं इसको? लोबेक्टमी किसके अंदर परफॉर्म की जाती है? लंग कैंसर के अंदर की जाती है। और लुकेमिया जब भी होता है तो लुकेमिया क्या है? ब्लड सेल का कैंसर होता है और ब्लड अपनी पूरी बॉडी के अंदर रहता है, तो इसके लिए कोई सर्जरी नहीं होती। इसके लिए क्या किया जाता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। लुकेमिया का जो है ट्रीटमेंट क्या रहता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किसके अंदर किया जाता है? लुकेमिया के अंदर किया जाता है। लुकेमिया के अंदर अपनी जो डिफेंस सेल होती है WBC, इसका इमेच्योर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, और इसका जो ट्रीटमेंट क्या रहता है वो क्या रहता है? जो बोन सेल को, जो अपनी ब्लड सेल है उसको जो बनाता है उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बोन मैरो क्या करता है? सारी ब्लड सेल का प्रिकॉशर होता है, तो बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट इसके अंदर किया जाता है। पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर क्या किया जाता है? विपल प्रोसीजर प्रोवाइड जो है परफॉर्म किया जाता है। पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर विपल प्रोसीजर किया जाता है। इसके अंदर पैंक्रियास के हेड को निकाला जाता है, इसके अलावा इंटेस्टाइन की जो है स्टमक के कुछ पार्ट को और इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट को हटा करके इन तीनों को एक साथ में कंबाइंड जोड़ा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? विपल प्रोसीजर कहा जाता है। और विपल प्रोसीजर का एग्जाम के अंदर MCQ पूछा जाता है, और इसके किसके अंदर किया जाता है? पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट MCQ अपना, रूल ऑफ 9 किसके लिए यूज़ किया जाता है? रूल ऑफ 9 जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? बर्न के अंदर, कैंसर के अंदर, क्लेफ्ट लिप के अंदर, या MI वाले मरीज़ के अंदर? तो MI वाले मरीज़ के अंदर जो है रूल ऑफ 9 परफॉर्म नहीं किया जाता, और ना ही कैंसर वाले मरीज़ के अंदर किया जाता है। क्लेफ्ट लिप वाले जो बच्चे रहते हैं इनके अंदर रूल ऑफ 10 यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? रूल ऑफ 10 जो है ये जो है क्लेफ्ट लिप वाले बच्चों की सर्जरी परफॉर्म करने से पहले रूल ऑफ 10 परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर क्या देखा जाता है? हर चीज़ 10 होनी चाहिए। कैसे? कि बच्चे की जो उम्र है वो कितनी रहनी चाहिए? 10 वीक से ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 10% से 10 ग्राम परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए। और बच्चे का जो वेट है वो कितना होना चाहिए? 10 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो 10-10-10 है ये किसके लिए किया जाता है? क्लेफ्ट लिप वाले जो बच्चे हैं इनकी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, कि ये बच्चा सर्जरी के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या कौन सा रूल परफॉर्म किया जाता है? रूल ऑफ 10 परफॉर्म किया जाता है। बच्चे का जो वेट है वो कितना होना चाहिए? 10 पाउंड से ज़्यादा। बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए? 10 ग्राम परसेंटेज से ज़्यादा। और बच्चा जो है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 10 वीक से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये किसके लिए किया जाता है? क्लेफ्ट लिप वाले बच्चों के अंदर। बर्न के अंदर जो परफॉर्म किया जाता है वो कौन सा होता है? रूल ऑफ 9। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बर्न जब होता है तो रूल ऑफ 9 परफॉर्म किया जाता है। रूल ऑफ 9 से जो अपने क्या निकालते हैं? टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है वो निकाला जाता है, और उसके बाद में फ्लूइड का रिप्लेसमेंट बर्न के अंदर किया जाता है। तो रूल ऑफ 9 से टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो अफेक्ट हुआ है बर्न के अंदर उसको निकाल के उसके साथ में जो फ्लूइड दिया जाता है, और जो फ्लूइड दिया जाता है वो कौन सा फ्लूइड होता है? मेनली RL जो है बर्न वाले मरीजों के अंदर दिया जाता है। इसके अलावा रूल ऑफ 9 को अपन अगर समझे
रूल ऑफ 9 को। मान लो ये कोई आदमी है जिसका ये हेड है, ये नेक है, और ये क्या है, इसका एंटीरियर धड़ है, ये इसके हैंड है, और ये इसके क्या है, लेग है। तो जब भी रूल ऑफ 9 के अंदर क्या किया जाता है, 9% तो अपन इसको देंगे, इस हाथ को 9% अपन किसको देते हैं, इस हाथ को। हेड और नेक को कितना दिया जाता है, इसको भी 9% दिया जाता है। ये जो लेग है इसको अपन देते हैं 18%, और इस लेग को भी अपन कितना देते हैं, 18%। और ये जो जेनिटल एरिया है इसके लिए कितना रहता है, सिर्फ 1% रहता है। एंटीरियर जो ट्रंक रहता है इसको भी 18% दिया जाता है, और पोस्टीरियर ट्रंक को भी कितना दिया जाता है, 18% दिया जाता है। अब इन सारी की अपन टोटलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जैसे हेड एंड नेक को कितना परसेंटेज दिया जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको जवाब क्या देना है, 9%। मान लो आपने पूछा कि एक सिर्फ राइट हैंड का बर्न है तो कितने देंगे, तो आप 9%, लेफ्ट हैंड का है तो 9%, राइट लेग का है तो 18%, है ना, लेफ्ट लेग का है तो 18%, जेनिटल एरिया का बर्न है तो 1%, और एंटीरियर जो अपना धड़ है इसको कितना देंगे, 18%, और पोस्टीरियर धड़ को भी कितना देते हैं, 18% दिया जाता है। इसके अलावा हाफ से भी पूछा जा सकता है। मान लो अगर मैं आपको पूछूं कि राइट हैंड के अंदर जो है हाफ जो है, राइट हैंड का बर्न है हाफ है, तो हाफ के अंदर क्या होगा कि 9 का आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5% बर्न हुआ है ना, पूरा हाथ बर्न हो गया है तो वो कितना हो जाएगा, 9%। आधा है तो कितना हो जाएगा, 4.5% हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रूल ऑफ 9 जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, बर्न के अंदर। क्यों परफॉर्म किया जाता है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को निकालते हैं और उसके बाद में फ्लूइड रिप्लेसमेंट इसी के आधार पर किया जाता है, इसीलिए। और इसके अंदर जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला रहता है वो कौन सा रहता है, पार्कलैंड फार्मूला को यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट MCQ अपना, कौन सा फ्लूइड जो है बर्न के मरीज में दिया जाता, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो है RL जो होता है ये क्या है, फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है किसके अंदर, बर्न के अंदर। अगर आपको पूछे RL और किस कंडीशन में नहीं दे सकते तो आपको जवाब देना है लैक्टिक एसिड की कंडीशन अगर बॉडी के अंदर बन जाए, मरीज के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में RL को अवॉइड किया जाता है। और इसके अलावा मरीज कैसा है, रीनल फेलियर का मरीज है, रीनल फेलियर का अगर मरीज है तो उसके अंदर भी जो है RL वाला फ्लूइड नहीं दिया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और बर्न के अंदर कौन सा फ्लूइड दिया जाता है, RL दिया जाता है। नॉर्मल सेलाइन को फिजियोलॉजिकल फ्लूइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड बोला जाता है। और आपको मरीज की कोई कंडीशन पता नहीं हो, आपको फ्लूइड रिप्लेस करना हो तो कौन सा फ्लूइड देना है, RL देना है और NS देना है। और RL का क्या नाम है, हार्टमन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। RL को क्या बोला जाता है, हार्टमन सॉल्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं और मिनरल्स रहते हैं, इसीलिए इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, हार्टमन सॉल्यूशन। और फिजियोलॉजिकल फ्लूइड किसको बोला जाता है, NS को बोला जाता है ना। 0.9% NS कैसी होती है, आइसोटोनिक होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड बोला जाता है। D25% किसके अंदर जाता है, जिस मरीजों के अंदर क्या है, शुगर का लेवल लो हो जाता है ना, शुगर का लेवल लो होता है, ऐसे मरीजों को क्या दिया जाता है, D25% दे करके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंप्रूव किया जाता है ना। वो किसके अंदर किया जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन, जिसके अंदर शुगर का लेवल लो हो जाता है, उन मरीजों के अंदर D25% दिया जाता है। नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से कौन से बर्न में अधिक पेन होता है, कौन सा बर्न है, बर्न जब पढ़ते हैं तो इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, बर्न की 4 स्टेज होती है ना, बर्न का जो स्टेज होता है वो भी 4 होता है, और बर्न की हीलिंग की स्टेज भी कितनी होती है, 4 होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है इसके अंदर अपनी जो एपिडर्मिस लेयर होती है, स्किन की सुपरफिशियल लेयर, ये इन्वॉल्व होती है, इसका रेडनेस हो जाता है बर्न से, तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न बोला जाता है। ये पेनफुल रहता है लेकिन इतना पेनफुल नहीं होता है। सेकेंड डिग्री जो पेन रहता है, जो बर्न होता है, इसके अंदर क्या होता है, अपनी एपिडर्मिस प्लस जो है डर्मिस लेयर है ना, डर्मिस लेयर की जो है फर्स्ट लेयर है रेटिकुलरिस, वो भी इसके अंदर अगर इन्वॉल्व होती है तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंड डिग्री बर्न बोला जाता है। और ये क्या है, इसके अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है और वो ज़्यादा पेनफुल रहता है। इसका क्या रीजन है, अपनी जो नर्व सिस्टम है, नर्व सप्लाई अपनी बॉडी के अंदर होता है, तभी अपने को क्या होता है, सेंस होता है और अपन उसका क्या है, जवाब देते हैं। तो सेंसरी जो अपने नर्व रहती है, सेंसरी नर्व, वो कहाँ रहती है, जो डर्मिस लेयर होती है अपनी, इसके अंदर रहती है। और जब डर्मिस लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, नर्व। और सबसे ज़्यादा सेंस कौन करवाएगा, पेन का सेंस कौन करवाएगा, सेंसरी नर्व करवाती है। तो सेकेंड डिग्री वाला जो बर्न होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पेन होता है, आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। और थर्ड डिग्री जो बर्न रहता है इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, एपिडर्मिस रहती है, डर्मिस रहती है, इसके अलावा सब क्यूटेनियस फैट जो रहती है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। और 4 डिग्री बर्न के अंदर क्या है, मसल्स और बोन जो है सामने दिखने लग जाती है। 4 डिग्री बर्न यानी कि
बर्न का जो है कहाँ तक बर्न हो चुका है, अपनी जो एपिडर्मिस लेयर भी गई, डर्मिस भी गई, इसके अलावा सबक्यूटेनियस फैट भी गया, मसल्स भी गई, और सामने क्या दिख रही है, बोन। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, 4th डिग्री बर्न बोला जाता है। और 4th और 3rd डिग्री वाले बर्न के अंदर क्या होता है, नर्व एंडिंग खत्म हो जाती है, नर्व एंडिंग जल चुकी होती है। तो ऐसी कंडीशन में पेन नहीं फील होता है। तो पेन सबसे ज़्यादा फील कब होता है, 2nd डिग्री बर्न के अंदर होता है, क्योंकि अपनी जो डर्मिस लेयर है इसके अंदर क्या है, नर्व एंडिंग पाई जाती है। जब नर्व एंडिंग खत्म हो जाएगी तो पेन फील नहीं होता है। तो 3rd डिग्री और 4th डिग्री बर्न वाले के अंदर पेन फील नहीं होता है। और जो 4th डिग्री बर्न होता है इसके अंदर जो है स्टेरोटॉमी परफॉर्म की जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सारी लेयर जल करके वहाँ पे वाइटिस डिपोजिशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं। और उस फेसिया को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेरोटॉमी किया जाता है। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2nd डिग्री वाले बर्न के अंदर पेन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, इलेक्ट्रोमायोग्राफी शरीर के किस भाग के लिए की जाती है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी कौन सी जो है, ये कौन सा टेस्ट है जो किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोन के लिए, मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, या बर्न के लिए, ब्रेन के लिए। तो जो ब्रेन के लिए परफॉर्म किया जाता है वो क्या होता है, EEG, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये किसके लिए की जाती है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको देखने के लिए जो परफॉर्म किया जाता है वो कौन सा टेस्ट होता है, EEG होता है। और हार्ट के लिए जो किया जाता है वो आप सबको पता है, ECG किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसके लिए किया जाता है, हार्ट के लिए किया जाता है। और मसल्स के लिए जो किया जाता है ये क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है। मसल्स के लिए क्या किया जाता है, मसल्स की एक्टिविटी को देखने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। हार्ट के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ब्रेन के लिए, ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की जाती है। और बॉन के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, लेकिन बॉन डेंसिटी टेस्ट इसके अंदर किया जाता है, बॉन के अंदर इसका जो है कंपोजिशन देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है, उन लोगों तक वीडियो शेयर करना है। और आप सब लोगों को भी क्या करना है, सिर्फ एक MCQ सेशन अटेंड करते नहीं रहना है, थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका है उसको भी रिवाइज करते रहना है, तभी आप MCQ के जवाब दे पाते हो। और जब भी MCQ करवाती हूँ तो उसके आसपास की चीज़ें अगर मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए अगर वो नहीं है तो आप ज़रूर उसको पेन और कॉपी लेकर उसको नोट डाउन करें, ताकि जो है आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो CHO के अंदर पूछा जाता है वो नॉर्सेट के एग्जाम में नहीं आता है, नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।